नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के हर निर्धन के पक्का घर देने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक मकान बनाए गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सिर्फ 8 साल में 2.50 करोड़ से अधिक घर बनाकर हासिल किया नया मुकाम। 2022 में 80 लाख नए आवास बनाने का है लक्ष्य। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने पूरे किए 7 साल। वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना सबका साथ सबका विकास की सच्ची भावना का प्रतीक। मुद्रा लाभार्थियों को दी बधाई। आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट और CRR 4% पर बरकरार। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर 5.7% रहने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक गरीबों के लिए 2.52 करोड़ पक्के घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1.95 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा PM आवास योजना शहरी के तहत कुल 58 लाख पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। इसके लिए अब तक 1.18 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक और कांग्रेस सरकार ने प्रति वर्ष केवल 11 लाख मकान ही बनाए थे, हमारी सरकार ने करीब 35 लाख से अधिक मकान प्रति वर्ष बनाए हैं। मोदी सरकार कांग्रेस की तुलना में 2 गुना से भी अधिक कार्य कर रही है। 60 साल बनाम 8 साल मकान कि महत्व क्या होता है वो वही गरीब जानता है जिसके घर नहीं होते, वही इसके महत्व को समझता है। वैसी स्थिति में 60 साल बनाम 8 साल में केवल 3 करोड़ 26 लाख घर इंदिरा आवास के द्वारा बना और 8 साल में हम 2.5 करोड़ से ऊपर घर बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने जनता से केवल झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान की चर्चा तो सब सरकारों ने की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण लाकर रोटी की व्यवस्था की और मकान एवं कपड़े की व्यवस्था और महिलाओं का सशक्तिकरण हम आवास योजना के द्वारा कर रहे हैं। जब गृह प्रवेश कराते हैं शहरी और ग्रामीण आवास को, तो ये कोशिश रहता है कि हम महिलाओं के हाथ में, अगर देश की आधी आबादी को हमने रोटी, कपड़ा और मकान से उनको परिपूर्ण कर दिया या उस रास्ते पर ले जाने का काम किया, तो जो बरसों से नारा लग रहे थे सामाजिक समरसता का, जो हम सप्ताह मना रहे हैं, जो खोखले नारे थे, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, जो नारे थे रोटी, कपड़ा और मकान, उस नारे को पूर्ण करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आजीविका मिशन के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इस योजना से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की। मोदी जी आए थे देश के अंदर में प्रधानमंत्री के रूप में, तो 60 साल बनाम 8 साल में 2 करोड़ 35 लाख ही गरीब महिलाएं आजीविका मिशन के तहत जुड़ी हुई थी और अभी 8
करोड़ 20 लाख जो मुझे 10 करोड़ तक ले जाना है 2024 तक। वही नहीं, उस समय जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था वो था केवल 80,000 करोड़, और अभी 4,95,000 करोड़ यानी 5 लाख करोड़ फाइनेंशियल इंक्लूजन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इन गरीबों को उसमें भी जोड़ने का काम किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2022 तक मोदी सरकार का सपना है कि सबका अपना आवास हो। इसके लिए हम पूरी क्षमता से दिन रात कार्य कर रहे हैं। जो हमने सपना कहा था कि 2022 तक सबको घर देंगे, वही नहीं, पहले इंदिरा आवास घरों का था 70,000 रुपया केवल यूनिट कॉस्ट, अब 1,20,000 प्लेन एरिया, 1,30,000 हिली एरिया, अगर सब मिला लें तो आज 70,000 के कंपैरिजन में हम लगभग 1.5 लाख से ऊपर की राशि देने का काम हम कर रहे हैं। और देखेंगे रफ्तार, जो मैंने कहा कि 60 साल बनाम 8 साल 3 करोड़ 26 लाख बनाम 2.5 करोड़ से ऊपर, इन्होंने प्रति वर्ष केवल 11 लाख मकान, 11.21 लाख मकान बनाया। हम लगभग 35 लाख से ऊपर प्रति वर्ष बनाए। और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये योजना सबका साथ सबका विकास की सच्ची भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के लोगों को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वह भी इस योजना के तहत ऋण ले सकते हैं। लोगों को इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए एक मुद्रा कार्ड जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को बिना गारंटी का लोन कारोबार के लिए प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण शिशु, किशोर और तरुण मुहैया कराए जाते हैं। शिशु मुद्रा लोन के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। किशोर मुद्रा लोन के अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है एवं तरुण मुद्रा लोन के अंतर्गत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। अब तक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 34.42 करोड़ लाभार्थियों को 18.60 लाख करोड़ रुपए का लोन मुहैया करवाया जा चुका है। 22% नए उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आवंटन किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 4.86 करोड़ PMMY ऋण खातों में 3.07 लाख करोड़ रुपए लोन के लिए स्वीकृत किए गए। कुल ऋणों में से लगभग 68% ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण की औसत राशि 54,000 रुपए है। 86% ऋण शिशु श्रेणी के अंतर्गत दिए गए हैं। करीब 23% कर्ज SC और ST के उद्यमियों को दिया गया है। लगभग 28% ऋण OBC वर्ग को दिया गया है। लगभग 11% ऋण अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को दिया गया है। यह योजना छोटे व्यवसाय को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत शिशु लोन लेने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए ऋण योजना को इस तरह बनाया गया है जिससे सभी क्षेत्रों के लिए यह लाभकारी सिद्ध हो। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत भी अधिकतम लोन महिलाओं को प्रदान किए गए हैं। यह योजना देश के नागरिकों के व्यवसाय के विस्तार करने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। वह विनिर्माण, व्यापार, कृषि आदि से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जित कर सके। PMMY के तहत आय सृजन की गतिविधियों के लिए टर्म लोन और कार्यशील पूंजी दोनों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लोन दिए जाते हैं। सरकार द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत एक वार्षिक लक्ष्य आवंटित किया जाता है। RBI के दिशा
दिशा निर्देशों के अनुरूप इस पर लोन ब्याज लिया जाता है। योजना के अंतर्गत कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए भी लोन प्रदान किया जाता है। ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, माल परिवहन वाहन, 3 पहिया वाहन, ई रिक्शा आदि के लिए लोन लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पर भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की पहली बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% पर जस का तस है, जबकि रिवर्स रेपो रेट बढ़कर 3.75% हो गया है। CRR में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। RBI गवर्नर ने कहा कि सभी सदस्यों की सहमति से दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि का दर बढ़िया रहने का अनुमान जताया है। ये पहली तिमाही में 16.2%, दूसरी तिमाही में 6.2% और तीसरी तिमाही में 4.1% और चौथी तिमाही में 4% रह सकती है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हिस्से व मध्य भारत में अगले 5 दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान लू या फिर गर्म हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में लू चलने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक गुजरात के उत्तरी भागों में भी गर्मी प्रकोप देखने को मिल सकता है। निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर DHSK ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर कश्मीर के अस्पतालों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम हमारा गृह हमारी स्वास्थ्य है। इसका प्रमुख समारोह कश्मीर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने DHSK के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बहुत सारे पौधे लगाए। इस अवसर पर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि हम सभी प्रसिद्ध उदाहरण स्वस्थ की ही धन के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषित वातावरण बीमारियां लाता है और इस ग्रह पर मानव जाति के लिए जीवन को दयनीय बनाता है। इस मौके पर उन्होंने सबसे बदलाव लाने और अपने ग्रह को स्वस्थ बनाने के लिए हाथ मिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बदलाव के इंजन बनाने की जरूरत है। डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि हम सभी प्रदूषित पर्यावरण के खतरों में अवगत हैं और हमें सरकार से हाथ मिलाने और स्वस्थ पर्यावरण के लिए की जा रही सभी पहलों में सरकार को अपना समर्थन देने की आवश्यकता है। आज का जो थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, तो इस बारे में हमने एक डिसीजन लिया कि हम प्लांटेशन ड्राइव हर एक ज़िले में करेंगे, हर एक ब्लॉक में करेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ सेंट्रल लेवल में भी करेंगे। तो हमने आज के दिन पे प्लांटेशन ड्राइव किया। इससे बड़ा अच्छा और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप देखिए, जो हमने फॉरेस्ट्री, जो सोशल फॉरेस्ट्री वालों को लिखा था कि हमारे साथ आप ये प्रोग्राम करिए, हमें वो प्लांट्स दे जो पेशेंट फ्रेंडली होंगे। क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो आजकल पोल्यूशन इतना है, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि ज़्यादा प्लांटेशन करी जाए। बहुत ज़रूरी है कि हर एक जो भी अफराद हो कि वो अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखे, सैनिटेशन का ख्याल रखे, सफाई सुथराई का ख्याल रखे। आज के दिन लोगों को यही मेरा संदेश है, यही एक पैगाम है, यही एक अपील है कि चाहे अपना हॉस्पिटल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका नेबरहुड हो, हर जगह सफाई का खास ख्याल रखें। और तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पर्यावरण कार्यकर्ता आर मणिकंदन उन 36 लोगों में शामिल हैं जिन्हें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उनके काम के लिए इस साल जल योद्धा पुरस्कार के लिए चुना। 39 वर्षीय आर मणिकंदन ने यानी कोयम्बटूर तालाब संरक्षण आंदोलन के 100 स्वयंसेवकों के साथ गाद से भरी झीलों और तालाबों को साफ किया और प्लास्टिक कचरे को हटाने के साथ ही सीमा कारू वेलम जैसे पौधों को साफ करने का काम किया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया।
मणिक नंदन की इन कोशिशों से एक तरफ जहां झीलों का पानी साफ हुआ, वहीं भूजल स्तर में भी सुधार हुआ। मणिक नंदन ने इसी उद्देश्य से एनजीओ का गठन किया, जिनमें तकनीकी विशेषज्ञ, ड्राइवर, छात्र और गृहिणियों के अलावा जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े स्वयंसेवक शामिल हैं। 2017 से हम जलाशयों को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे स्वयंसेवकों ने अपने खाली दिनों में हर रविवार को करीब 240 सप्ताह तक काम किया है। उन्होंने अब तक 4 बड़ी झीलों और 9 छोटी झीलों की सफाई की है। वो 12,000 से अधिक पेड़ पौधों का रखरखाव भी कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ा है। हम इस पुरस्कार के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल जीवन मिशन, केंद्र सरकार और हमारे सभी स्वयंसेवकों के आभारी हैं। और देश भर की मंडियों का क्या रहा भाव, आइए नजर डाल लेते हैं। भारत साल दर साल नारियल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के रूप में तीसरे स्थान पर है। साल 2020-21 के दौरान देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है। जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का ये आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख 6 हजार टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की वामनपुरम मंडी में 6 अप्रैल को नारियल का भाव रहा 5,200 रुपए। 7 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,200 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की कोट्टारक कारा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 अप्रैल को नारियल 4,500 रुपए पर बिका। वहीं तमिलनाडु की पोंगलूर मंडी में 6 अप्रैल को नारियल का भाव रहा 1,900 रुपए। 7 अप्रैल को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,900 रुपए पर बना रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिक खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। भारत को दुनिया की दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शनिवार को चीनी की आवक में कुछ कमी देखने को मिली। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चीनी के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में 5 अप्रैल को चीनी का भाव था 3,700 रुपए। 7 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,700 रुपए पर बना रहा।
इसी तरह गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 अप्रैल को चीनी 3,600 रुपए पर बिकी। हालांकि लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 अप्रैल को चीनी का भाव था 3,730 रुपए। 7 अप्रैल को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 3,725 रुपए पर हुए, जबकि मुजफ्फरनगर मंडी में 6 अप्रैल को चीनी का भाव रहा 3,700 रुपए। 7 अप्रैल को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,700 रुपए पर बना रहा। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 414.04 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 405.39 मिलियन टन रही थी। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई जारी रखे। वहीं उच्च पहाड़ी शीतोष्ण शुष्क क्षेत्र में फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय टमाटर और शिमला मिर्च की बुआई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किसान सरसों की कटाई जारी रखे। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं की फसल में अनाज भरने की अवस्था में हल्की सिंचाई कर ले। साथ ही फसलों में नमी की कमी से बचने के लिए सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा और करेले में भी हल्की सिंचाई करते रहे। घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च की रुपाई करते रहे। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई अंचल में अभी के समय गेहूं और मसूर की कटाई कर ले। साथ ही उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सरसों की कटाई जारी रखे। कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। उत्तराखंड के किसान टमाटर की रुपाई भी कर सकते हैं। तरबूज की बुआई के लिए 3.7 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हैं। तरबूज की बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 250 से 350 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर रखें। किसान तरबूज की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे अशाई यामातो। तरबूज की एक किस्म जापान से लाई गई है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं, जिनका वजन 7 से 8 किलो तक होता है। फल के ऊपरी छिलके का रंग हल्का हरा और धारी युक्त होता है। गूदे का रंग गहरा गुलाबी। इसके बीज छोटे छोटे होते हैं। 1 हेक्टेयर में इसकी 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा किसान तरबूज की शुगर बेबी किस्म भी लगा सकते हैं। इसका फल गोल होता है, जिसका वजन 4 से 5 किलो तक होता है। इसके छिलके का रंग नीला काला और गूदे का रंग लाल होता है। इसका फल अधिक मीठा होता है। 1 हेक्टेयर में इसकी औसतन 150 क्विंटल तक फसल हो जाती है। इनके अलावा पूसा बेदाना किस्म भी लगाई जा सकती है। ये बीज रहित किस्म है। इसका गूदा गुलाबी मीठा होता है। तरबूज की अर्का ज्योति किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इसका फल 6 से 8 किलो तक होता है। फल के छिलके का रंग हल्का हरा होता है, जिस पर गहरी हरी धारियां होती हैं। गूदे का रंग गहरा गुलाबी और स्वाद बहुत मीठा होता है। अर्का मानिक किस्म की बुआई भी की जा सकती है। इसका फल अंडाकार होता है, जिसका वजन औसतन 7 से 8 किलो तक होता है। छिलके का रंग हरा और धारी युक्त होता है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद अंकुरण के बाद लगभग हर सप्ताह सिंचाई करें। पौध की अच्छी बढ़वार के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने से अच्छी उपज मिलती है। जब फल पक रहे हों तो बहुत सिंचाई नहीं करनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में तो 2 से 3 निराई गुड़ाई करें। बुआई के 20 से 30 दिन बाद पहली और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। देश में अब तक 185 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। बृहस्पतिवार की शाम 7 बजे तक 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 2 करोड़ 10 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।
कोविन पोर्टल ने एक नई सुविधा शुरू की है जिसमें लाभार्थियों को टीकाकरण प्रमाण पत्र पर टीकाकरण तिथि सही कराने में मदद मिलेगी। ये विकल्प कोविन पोर्टल पर टीकाकरण तिथि संशोधन के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इस पर सही तिथि का दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करके टीकाकरण तिथि सही कराई जा सकेगी। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के किस्से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसी वजह से लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। कोरोना के प्रतिबंधों के हटने के बाद पर्यटनों स्थल पर एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। कोविड के बाद कश्मीर में इस साल पर्यटक ज्यादा संख्या में आने लगे हैं। लोग बड़ी संख्या में ट्यूलिप गार्डन में फूलों की कई किस्मों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। लेखिका गीतांजलि श्री का उपन्यास टॉम ऑफ सेंट गुरुवार को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल हो गया। इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के शीर्ष दावेदारों में शामिल होने वाला ये हिंदी भाषा का पहला कृति है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसने वैश्विक स्तर पर हिंदी और अन्य दक्षिण एशियाई भाषाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। राजस्थान के करौली नगर परिषद में कर्फ्यू 10 अप्रैल की सुबह 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील दी जाएगी, जिसके दौरान सब्जियां और फल स्टोर, जनरल स्टोर, डेयरी, ईंधन स्टेशन और गैस एजेंसियां काम करेंगी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।